हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है साइकाइट्रिक डिसऑर्डर। प्रेगनेंसी के समय माँ को कौन कौन से साइकाइट्रिक डिसऑर्डर हो सकते हैं, क्यों, कब, कैसे उसका ट्रीटमेंट किया जाए, मोस्ट कॉमन कौन है, सारे के बारे में हम यहाँ पे डील करेंगे। अगर कोई पूछे मोस्ट कॉमन साइकाइट्रिक डिसऑर्डर जो प्रेग्नेंट वुमन में देखा जाता है वो है मूड डिसऑर्डर। और इसमें कौन सा, तो डिप्रेशन। ठीक है, कौन सा, डिप्रेशन। उसके बाद एंजाइटी डिसऑर्डर भी हो सकता है। तो ऐसा क्यों होता है? मेनली जो साइकाइट्री डिसऑर्डर होता है ना प्रेगनेंसी के समय में, वो या तो लेस प्रीनेटल केयर या सब्सटेंस एब्यूज या तो पुअर ऑब्स्टिकल या इन्फेंट आउटकम्स या हायर रिस्क ऑफ पोस्टपार्टम साइकाइट्रिक इलनेस हो सकता है। जैसे कि कोई ये सिगरेट ये सब पी रही है, या उन्हें नहीं पता है कि कैसे केयर करना चाहिए। उसके बाद उनको मतलब कि पता चला कि हमारा इन्फेंट को कोई बीमारी है, एनिप्लॉयडी ये सब है, या पोस्टपार्टम में हैमरेज होया हुआ है। ये सब के कारण क्या होता है, रिस्क बढ़ जाते हैं साइकेट्रिक डिसऑर्डर के। मोर देन 80% पेशेंट में ये जो होता है वो मूड डिसऑर्डर के कारण होता है। उसमें भी कौन सा, तो डिप्रेशन। ठीक है। सुसाइड फिफ्थ लीडिंग कॉज है डेथ का यूनाइटेड स्टेट में ड्यूरिंग पेरीनेटल पीरियड। ठीक है। उसके बाद हम कैसे साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट देखते हैं प्रेगनेंसी के टाइम में। मेनली आपको पता है प्रेगनेंसी के समय में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेज होते हैं, जिसको हम बायोकेमिकल फैक्टर जैसे कि हार्मोनल इफेक्ट, लाइफ स्ट्रेसर, ये सब क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण हम जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनका मेंटल इलनेस इन्फ्लुएंस होता है। जैसे कि प्रेगनेंसी के समय सेक्स स्टेरॉयड में शिफ्टनेस होता है, मोनो अमाइन न्यूरोट्रांसमीटर लेवल में शिफ्ट होता है, हमारा जो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस है वो डिसफंक्शन हो जाता है, थायराइड डिसफंक्शन हो जाता है, या अल्टरेशन हो जाएगा इम्यून रिस्पॉन्स में, जो मेनली मूड डिसऑर्डर के रिस्क को बढ़ा देगा। ये चेंजेज और भी बढ़ा देते हैं जब फैमिली में कोई डिप्रेशन हो। जैसे कि किसी को पहले से डिप्रेशन है तो इसके चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसमें यूनिपोलर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर देखने को मिलता है। वुमेन बहुत तरह से ये जो स्ट्रेस है प्रेगनेंसी के समय उसको उस पर रिस्पॉन्ड करती है। जैसे कि फीटल का हेल्थ सही है कि नहीं, चाइल्ड केयर, लाइफ स्टाइल चेंजेज। उसके बाद किसी को डर रहता है कि जब बच्चे लेबर पेन कितना होगा, एंजाइटी रहता है कि मैं कैसे पालूंगी, स्लीप डिसऑर्डर, फंक्शनल इम्पेयरमेंट, ये सब कॉमन देखा जाता है। ठीक है। और यही स्ट्रेसर का काम करता है मेंटल इलनेस के लिए। जो एंजाइटी सिम्टम है ना वो एसोसिएटेड होता है, मतलब कि जो नॉन प्रेग्नेंट हैं और जो प्रेग्नेंट हैं दोनों में जो एंजाइटी सिम्टम होगा ना लगभग बराबर के बराबर होगा। ठीक है। जिनमें डिप्रेशन है, मतलब कि जिस प्रेग्नेंट वुमन में फीटस में एनिप्लॉयडी देखा गया है उनमें डिप्रेशन के चांसेस ज़्यादा देखे गए हैं। ठीक है। और कहा जाता है कि अगर डिप्रेशन आपको लग रहा है तो उसको हमें क्या करना चाहिए, कम करने का ट्राई करना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल बताया है कि किसी को बेबी को स्टिल बर्थ हुआ है तो हमें क्या करना चाहिए, न्यूबॉर्न को मेनली उन पेरेंट के कांटेक्ट में लाना चाहिए ताकि वो रो। उसके बाद फोटोग्राफ दिखाना चाहिए, इन्फेंट की मेमोरी के बारे में बात करना चाहिए। ठीक है। इसमें जो है ना स्लीपिंग डिसऑर्डर मेनली देखने को मिला है। पॉपेरियम, पॉपेरियम मतलब पहले समझिए, जब से डिलीवरी होता है प्लासेंटा का उससे लेके 6 वीक ड्यूरेशन तक मेनली पॉपेरियम कहलाता है। इसको हम पास्टपार्टम भी कहते हैं। ठीक है। तो ये जो पॉपेरियम है ना ये मेनली बहुत स्ट्रेसफुल टाइम रहता है जो मेंटल इलनेस के और बढ़ा देता है। तो कैसे बढ़ाता है, तो इसमें जब बेबी पैदा होता है तो इसमें इमोशनल चेंजेज होते हैं। 15% जो चेंजेज होता है ना वो नॉन साइकोटिक पोस्टपार्टम होता है, मतलब उसमें कोई भी चेंजेस देखने को
नहीं मिलेंगे, ठीक है, लेकिन वो डिप्रेशन में रहेगा। जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर है वो ज़्यादा ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस वाले वुमेन में देखा गया है, जैसे कि किसी को सीवियर प्री इक्लेम्सिया, फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है, जैसे कि किसी को ऐसा लग रहा है कि अब उसका जो बेबी है वो नहीं हो पाएगा, और जब वो सक्सेसफुल हो जाता है तो उनमें क्या होता है, अलग से ही खुशी आ जाती है जो नीचे पढ़ना है। लेकिन जिनमें ऐसा लगता है कि उनका बेबी नहीं हो पाएगा, वो वुमेन डिप्रेसिव डिसऑर्डर में चली जाती हैं, ठीक है। अब एक टर्म है जिसको हमें यहाँ पे पढ़ना है, उसका नाम है मैटरनिटी ब्लूज, जिसको हम पोस्टपार्टम ब्लू भी कहते हैं। पोस्टपार्टम ब्लू को ही हम मैटरनिटी ब्लू या बेबी ब्लू कहते हैं। ये भी बहुत कॉमन है और ये अपने आप सही हो जाता है। ये चाइल्ड बर्थ के तुरंत बाद देखने को मिलता है, जिसमें मूड स्विंग, इरिटेबिलिटी, टीयरफुलनेस, ऐसे नहीं कोई बच्चे को देख के ऐसे बहुत खुश होता है, उसको चूमने लगता है, हंसने लगता है, रोने लगता है, ऐसे वाली फीलिंग को ही हम कहते हैं ये मैटरनिटी ब्लूज, ठीक है। बेबीज ब्लू में क्या होता है, तो बेबीज ब्लू में मेनली फीलिंग ऑफ सैडनेस आता है। ए वुमेन में हैव इन द फ्यू डेज आफ्टर हैविंग ए बेबी, मतलब कि बेबी ब्लूज में सैडनेस वाला फीलिंग आएगा। इसको पोस्टपार्टम ब्लू भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन जो मैटरनिटी ब्लू है उसमें क्या होंगे, उसमें मेनली हमें ये इमोशनल रिएक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है फर्स्ट वीक आफ्टर द पार्टुरेशन में, ठीक है। ये जो इमोशनल स्टेट होता है ये 4 से 5 दिन तक क्या होगा, पीक चढ़ेगा, उसके बाद ये नॉर्मल हो जाएगा 10 दिन में, ठीक है। तो अगर कोई पूछे ये मैटरनिटी ब्लू का जो इमोशनल स्टेट है वो पीक पे कब होता है, तब 4 से 5th डेज में, फिर वो 10 दिन होते होते तक वो सही हो जाता है। प्रीडोमिनेंट मूड कौन सा होता है, हैप्पीनेस। मैटरनिटी ब्लू में पूछेगा कोई प्रीडोमिनेंट मूड कौन सा होता है, तो वो हो जाएगा हैप्पीनेस, ठीक है। अफेक्टेड मदर जो रहती है ना वो इमोशनली लेवियल हो जाती है। लेवियल कहने का क्या मतलब है, उसका मूड अपने आप चेंज होने लगता है, जैसे हंसने लगती है अनकंट्रोल, उसके बाद अनकंट्रोल क्राई करने लगती है, टीयर्स आने लगता है, ठीक है, नींद नहीं आता है, डिप्रेशन में चली जाती है, एंजाइटी हो जाता है। तो एंजाइटी क्यों, बेबी कैसा है, क्या कर रहा है, रो तो नहीं रहा है, हंस तो नहीं, खाना तो नहीं खाया, कंसंट्रेशन पुअर हो जाता है, इरिटेबल हो जाती है, ठीक है, ये सब देखने को मिलता है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट से ये मेरी माँ रिकवर हो जाती है और ये रिकवरी अपने आप देखने को मिला है, ठीक है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट में हम क्या कहेंगे, रीएश्योर करेंगे कि ये सिर्फ आपका डर है, अब ये बात सही है, अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह से हम रीएश्योर करेंगे, ठीक है। तो डिस्फोरिया मतलब क्या हो गया था, डिस्फोरिया मतलब हो गया था वुमेन क्या होती है, अनईजी हो जाती है चाइल्ड को लेके, बच्चा खा रहा है कि नहीं, बच्चा ठीक तो है नहीं, मतलब ऐसे ज़्यादा ही उसके लिए केयर करने लगती है, ठीक है। तो वो अनईजी फील करेगी, डिससेटिस्फैक्शन फील करेगी। तो अभी मैंने बताया ब्लू बेबी और पोस्टपार्टम डिप्रेशन दोनों में क्या अंतर है। चलिए अब देखते हैं ब्लू बेबी और पोस्टपार्टम डिप्रेशन में। दोनों में बॉन्डिंग होता है बेबी के साथ ही, लेकिन ब्लू बेबी में एकाएक नहीं होता है, ठीक है, और पोस्टपार्टम डिप्रेशन में होता ही नहीं है, ठीक है। ब्लू बेबी में नींद कम आती है इमोशंस के कारण, और पोस्टपार्टम में नींद कम आती है गुस्से के कारण। ब्लू बेबी में चेंजेज होता है लाइफ में जो आपको बहुत ऐसे अच्छा फील करता है। उसके बाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन में आपको ऐसे लगता है बेकार है, ये सब फीलिंग आती है। ब्लू बेबी में आप क्राई करते हैं सैडनेस के कारण, और पोस्टपार्टम में आप क्राई करते हैं किस लिए, तो फ्रस्ट्रेशन के कारण, ठीक है। ब्लू बेबी में आपका माइंड क्या होगा, फॉगी और अनक्लियर रहेगा, और पोस्टपार्टम डिप्रेशन में आपका माइंड फुल ऑफ बैड थॉट रहेगा। ब्लू बेबी में आप बहुत सोचेंगी अनइम्पोर्टेंट थिंग पे, पोस्टपार्टम डिप्रेशन में आप सोचेंगी कि आप फिट नहीं हैं मदर के लिए, ठीक है।
ब्लू बेबीज में आपका जो ये है ना कुछ ही दिन में सही हो जाएगा। पोस्टपार्टम आपका कुछ दिन में और धीरे धीरे वर्स होने लगेगा। ठीक है, तो जो ब्लू बेबीज है वो क्या कह सकते हैं, चाइल्ड के बर्थ के कुछ दिन तक रहता है, लेकिन पोस्टपार्टम डिप्रेशन चाइल्ड बर्थ के कुछ मंथ के बाद रहता है। मतलब कि ब्लू बेबी कुछ ही दिन में सही हो जाएगा, लेकिन जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है बहुत दिन तक चलेगा। ब्लू बेबी जो है जो साइकाइट्री इंटरवेंशन में नहीं आता, ये अपने आप सही हो जाता है, लेकिन पोस्टपार्टम डिप्रेशन साइकाइट्रिक इंटरवेंशन में आता है, उसमें साइकोथेरेपी दिया जाता है। ठीक है, ब्लू बेबी है ना 70 से 80% न्यू मॉम्स में देखा गया जो पहली बार बेबी को एक्सपीरियंस की हैं, और पोस्टपार्टम डिप्रेशन मेनली न्यू मॉम्स के साथ ही किया जाता है। ठीक है, लेकिन 20 से 25% में। प्री नेटल इवालुएशन, इसमें क्या होता है, मेनली जो फर्स्ट प्री नेटल विजिट होता है वुमेन का, उसमें ही स्क्रीनिंग किया जाता है मेंटल इलनेस का। देखा जाता है कि कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर का तो कोई फैक्टर नहीं मिल रहा है जिसके कारण हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़े। फिर ये देखना पड़ेगा कि कोई वो साइको एक्टिव मेडिकेशन तो यूज नहीं कर रहे हैं, उनके फैमिली में कोई ऐसे तो नहीं है जिनमें केस आया है कि वो साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, तो ये सब मेनली देखा जाता है। और भी क्या देखा जाता है, तो वुमेन का हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअल, फिजिकल और वर्बल एब्यूज। और क्या देखा जाता है, वो कोई सब्सटेंस एब्यूज तो नहीं करते हैं, क्योंकि ये डिप्रेशन के रिस्क को बढ़ा देता है। स्मोकिंग, निकोटीन ये सब तो नहीं लेते हैं, क्योंकि ये जो है ना ये सब रिस्क फैक्टर होता है मेंटल डिसऑर्डर इन द प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, स्क्रीनिंग फिर से किया जाता है ड्यूरिंग फर्स्ट पोस्टपार्टम विजिट, किसके द्वारा, तो ईडेनबर्ग पोस्ट नेटल डिप्रेशन स्केल के द्वारा। याद रखिएगा किसके द्वारा, ईडेनबर्ग पोस्ट नेटल डिप्रेशन स्केल के द्वारा। ये जो EPDS है ना, इसमें 10 आइटम क्वेश्चनरीज होते हैं जो मेनली वुमेन से पूछा जाता है। जैसे आई हैव बीन एबल टू लाफ एंड सी द फनी साइड ऑफ द थिंग, मतलब क्या आप कुछ दिन से हंस रहे हैं या कोई फनी साइड देख रहे हैं। स्कोरिंग किया जाता है 0, 1, 2, 3 पे। 0 मतलब एज मच एज आई ऑलवेज कुड, नॉट क्वाइट सो मच नो, डेफिनेटली नॉट सो मच नो, नॉट एट ऑल। सेकेंड क्वेश्चन पूछा जाता है आई हैव लुक्ड फॉरवर्ड विथ इंजॉयमेंट टू थिंग्स, मतलब कि क्या जो पेशेंट हैं वो क्या इंजॉय कर रहे हैं कुछ ये थिंग्स ये सब को। आई हैव ब्लेम्ड माई सेल्फ अननेसेसरी व्हेन थिंग्स वेंट रॉन्ग, मतलब कि कुछ गलत हो जाता है तो क्या वुमेन अपने आप को बिना मतलब के ब्लेम करती है। आई हैव बीन एंक्सियस एंड वरीड फॉर नो गुड रीज़न, वुमेन जो पेशेंट है जो ये फॉर्म पढ़ रही है वो उसको पूछा जाए, वो खुद में ऐसे सोचेगी कि क्या कोई अगर कोई अच्छा रीज़न नहीं हो रहा है तो वो एंक्सियस हो रही है, गुस्सा कर रही है। इस तरह से 10 क्वेश्चन मेनली पूछा जाता है। जैसे द थॉट ऑफ हार्मिंग माई सेल्फ हैज़ नॉट ऑकर टू मी, मतलब कि कुछ वुमेन ज़्यादा डिप्रेशन में जाके अपने आप को हार्म करती है, तो ये इसमें भी 0, 1, 2, 3 रहेगा। आई हैव बीन सो अनहैप्पी दैट आई हैव बीन क्राइंग, मैं इतनी दुखी हूँ कि मेरे को रोने का मन करता है। आई हैव बीन सो सैड, आई हैव फील्ड सैड और मिजरेबल, मैं सैड फील कर रही हूँ। आई हैव बीन अनहैप्पी दैट आई हैव हैड डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग, मैं इतनी दुखी हूँ कि मेरे को सोने में नहीं बढ़ रहा है। थिंग्स हैव बीन गेटिंग ऑन द टॉप ऑफ मी, थिंग्स मेरे ऊपर से गुजर रहा है, मतलब मैं इतनी दुखी हूँ। आई हैव फेल्ट स्केयर, मैं स्केयर फील कर गई हूँ। तो इस तरह से मेरे लिए स्कोरिंग किया जाता है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 है वो सिम्टम ऑफ एंजाइटी को दिखाता है। 3, 4, 5 क्या था, तो जैसे कि मैं अपने आप को अगर कुछ भी गलती हो जाता है तो मैं अपने आप को ब्लेम करती हूँ। ठीक है, मैं बहुत ही एंक्सियस हूँ कि मैं कोई भी अच्छी काम नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद मैं स्केयर फील करती हूँ। ठीक है, वो भी बिना रीज़न के, तो ये सब मेनली इसमें पूछा जाता है। ठीक है, ट्रीटमेंट कंसिडरेशन, ट्रीटमेंट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम। ठीक है, जो आगे जाके पढ़ेंगे, और ये मेनली हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा किया जाता है। ट्रीटमेंट डिसीजन जो पेशेंट शेयर किया है उसके अनुसार होता है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर।
पहले किसके अनुसार ये क्लासिफाई किया गया है? तो DSM-5 बोला जाता है। DSM-5 का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल 5। कहाँ पे लिखा हुआ है? यहाँ पर देखिए DSM-5। यही मेनली क्लासिफिकेशन करता है मेंटल डिसऑर्डर का। तो चलिए टेबल देखते हैं 61.1। यही टेबल है जिसमें क्लासिफिकेशन हुआ है। सबसे पहले ऑल डिसऑर्डर आता है, कितने परसेंट? 26.2%। उसमें सबसे ज़्यादा होता है जो मूड डिप्रेशन होता है। कौन सा? मूड डिप्रेशन। और मूड डिप्रेशन में भी सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? तो मेजर डिप्रेशन। ठीक है, तो मूड डिप्रेशन मेनली कौन से एज में होता है? तो 30 साल के एज में देखने को मिला है। और उसमें भी मेजर डिप्रेशन ये मेनली सुसाइड रेट का कारण बन सकता है। और भी क्या है? तो उसके बाद आता है सोशल फोबिया। सोशल फोबिया देखिए इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या है, ऑल डिसऑर्डर में कौन सा आता है? मूड डिसऑर्डर जो 6.7, जिसमें मेजर डिप्रेशन देखने को मिला है। एंजाइटी डिसऑर्डर 18% लोगों में देखा गया है, जिसमें जो सबसे ज़्यादा है वो क्या है? सोशल फोबिया। ठीक है, ईटिंग डिसऑर्डर कुछ लोगों में देखा गया है। तो इस तरह से इसका डिवीज़न होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि मूड डिसऑर्डर और एंजाइटी डिसऑर्डर मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर में आता है साइकेट्रिक रिलेटेड। अब आते हैं डिप्रेसिव डिसऑर्डर में। ठीक है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर में मेनली किस में आता है? तो डिप्रेशन में। तो हम डिप्रेशन में 3 चीज़ पढ़ेंगे। पहला क्या है? तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। दूसरा डिसथाइमिया। क्या? डिसथाइमिया पढ़ेंगे। तीसरा क्या पढ़ेंगे? बाइपोलर डिसऑर्डर। ठीक है, चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले सिम्टम क्या होता है डिप्रेसिव इलनेस का? तो यहाँ पर देखिए टेबल पे में दिया हुआ है। क्या है वो? लगातार सैड रहेगी, एंक्सियस रहेगा, पेट एम्प्टी फीलिंग होगी, होपलेस रहेंगे, गिल्टी फील करेंगे बिना मतलब का, चिड़चिड़े रहेंगे, रेस्टलेसनेस रहेंगे, उनको कोई भी काम करने में हॉबी नहीं आएगा, मतलब कि लैक ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। इवन सेक्स के टाइम भी उनमें ऐसे थका थका लगेंगे, उनमें कंसंट्रेशन की कमी रहेगी, याद जल्दी नहीं होगा, इंसोमिया नींद नहीं आएगी, मॉर्निंग में जल्दी जग जाएंगे, ज़्यादा खाना खाएंगे, कभी कभी उनमें सुसाइड वाली भी फीलिंग आएगी। उसके बाद उनमें हेडेक, क्रैम्प्स ये सब देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें जो है ना ये जो सिम्टम्स दिख रहे हैं ये डिप्रेसिव इलनेस, ये सारे मेनली आपको साइकेट्रिक डिसऑर्डर में देखने को मिलेगा। तो क्या अभी तक हमने पढ़ा कि ये जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर है इसमें 50% में मेजर मूड डिसऑर्डर देखने को मिलता है। ठीक है, और मेजर मूड डिसऑर्डर में मेजर डिप्रेशन, इसमें यूनिपोलर डिसऑर्डर, मैनिक डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, और दोनों मैनिक और डिप्रेसिव एपिसोड दोनों मिलता है। ठीक है, अगर क्रोनिक हो जाए तो उसको हम डिस्थेमिया कहते हैं। डिस्थेमिया का अगर मतलब समझे तो इसका दूसरा नाम परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। इसमें लॉन्ग टर्म डिप्रेशन देखने को मिलेगा, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लॉन्ग टर्म डिप्रेशन मिलेगा, मतलब कि क्रोनिक डिप्रेशन है। ठीक है, और ये क्या करेगा? नॉर्मल डेली एक्टिविटी में या ये जो भी काम करेंगे सब में उनका मन नहीं लगेगा, लैक ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। ठीक है, कोई अगर मेडिकल ये ले रहे हैं जैसे कि डायबिटीज, ये सब के लिए, हार्ट डिजीज़ के लिए, अस्थमा के लिए, तो ये सब के कारण क्या होगा? तो ये सभी मूड डिसऑर्डर को क्या कर देता है? और वर्सन कर देता है। ठीक है, अब आते हैं, पहला पढ़ते हैं मेजर डिप्रेशन। मोस्ट कॉमन डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, तो याद रखिएगा मोस्ट कॉमन डिप्रेसिव डिसऑर्डर कौन सा है? मेजर डिप्रेशन। ठीक है, डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो 61.2। तो ये ऑलरेडी सिम्टम के बारे में हम डिस्कशन कर लिए हैं। मेजर डिप्रेशन जो होता है वो बहुत सारे कारणों से हो सकता है, कुछ तो जेनेटिक, कुछ तो इन्वायरमेंटल, कभी कभी ये फैमिली से भी आता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलें, ये सब्सटेंस एब्यूज, एंजाइटी डिसऑर्डर, ये सब के कारण भी
आता है। ये इसके कारण जो पेशेंट है ना वो बहुत ऐसे निराशावादी हो जाते हैं, ठीक है। और अगर फैमिली के तरफ से अगर अच्छा प्रेशर नहीं रहे, मैंने अच्छा से वो नहीं समझाए, तो और ज़्यादा दुखी हो जाते हैं लाइफ में। अब देखते हैं इसका प्रेगनेंसी में क्या इफ़ेक्ट होता है। इट इज़ अनक्वेश्चनेबल दैट प्रेगनेंसी इज ए मेजर लाइफ स्ट्रेसर। ये तो आपको पता ही है, प्रेगनेंसी का टाइम ही क्या होता है, बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, इसलिए जो टाइम है वो मेजर लाइफ स्ट्रेसर का काम करता है, जो ये डिप्रेशन का है ना उसको और बढ़ा देता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं जो आपके मूड को क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम या मेनोपॉजल डिप्रेशन भी इसके कारण हो सकता है। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहने का क्या मतलब है, इसमें कम्बिनेशन ऑफ इमोशनल, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होता है। कब? तो मेनली वुमेन ओव्यूलेशन के बाद, ठीक है। और ये अपने आप मेंस्ट्रुअल फ्लो खत्म होने के बाद सही हो जाता है, ठीक है। इसको हम मोस्ट कॉमन मूड रिलेटेड सिम्टम कहते हैं। और इसमें क्या क्या आता है, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, क्राइंग, ओवर सेंसिटिविटी और मूड स्विंग, ठीक है। ये ऐसा होता क्यों है, तो ईस्ट्रोजन के कारण। इसके कारण क्या होता है, सेरोटोनिन सिंथेसिस बढ़ जाता है, सेरोटोनिन ब्रेकडाउन कम जाता है, सेरोटोनिन रिसेप्टर मॉड्यूलेशन हो जाता है, जिसके कारण ये सब पोस्टपार्टम डिप्रेशन और प्री डिलीवरी सब में देखा जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ईस्ट्रोजन का लेवल और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। वुमेन जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन में जाती है ना, उनमें देखने को मिलता है डिलीवरी के पहले हायर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल, और जो अपने आप कम हो जाता है पोस्टपार्टम के समय में, ठीक है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी दो तरह का होता है, मेजर और माइनर। यूनिपोलर मेजर डिप्रेशन होता है ना, वो स्लाइटली ज़्यादा देखा जाता है पॉपेरियन के समय, मतलब कि जब चाइल्ड बर्थ होता है तब, ठीक है। एंटीनेटल डिप्रेशन, पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी एसोसिएटेड होता है। यंग मैटरनल एज, अनमैरिड स्टेटस, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, सब्सटेंस अब्यूज, हाइपरइमेसिव ग्रेविडेलम, प्री टर्म बर्थ, हाई यूटिलाइजेशन ऑफ सिक लीव ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये सब पर भी डिपेंड करता है। डिप्रेशन क्या है, मेरी रिकरेंट है, मतलब कि बार बार आ सकता है। अब आते हैं इसका मैटरनल ब्लू, इसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। पोस्टपार्टम जो डिप्रेशन है वो मेनली अंडर रिकॉग्नाइज और अनट्रीटेड है, मतलब कि इसको हम ये रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं, लेकिन इसको रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम होती है, और अंडर ट्रीटेड है, ट्रीटमेंट करना बहुत हार्ड है। मेजर डिप्रेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर डिलीवरी, ये मेनली चाइल्ड, फैमिली और वुमेन को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है। ट्रीटमेंट तो एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन देते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा सेफ होता है, कौन सा सेफ नहीं होता है, तो चलिए पिक्चर में देखते हैं। जैसे कि किसी को क्या हुआ, पॉसिबल मूड डिसऑर्डर हुआ, ठीक है, तो उसमें सुसाइड या होमिसाइडल थॉट आएगा। अगर यस, तो इमीडिएट रेफ़र करना चाहिए साइकेट्री या इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। अगर नो, तो उसे बार बार मैनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर हिस्ट्री आएगा। अगर यस, तो साइकोटिक सिम्टम देखेंगे। साइकोटिक सिस्टम अगर नो रहा तो ट्रीटमेंट करेंगे मूड स्टेबलाइजर, जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम टिपिकल एंटी साइकोटिक देंगे। कौन सा, तो लिथियम वेलपोरेट, कार्बामाजिपाइन, ठीक है। और अगर यस रहा तो हम क्या करेंगे, टिपिकल एंटी साइकोटिक ड्रग देंगे। अगर साइकोटिक सिस्टम नहीं रहा तो दो चीज़ देखेंगे। अगर साइकोटिक सिस्टम नहीं रहा तो देखेंगे मेजर या माइनर डिप्रेशन तो नहीं है। अगर ये भी नहीं है तो रूटीन केयर करेंगे। अगर ये रहेगा तो सीवियर है कि नहीं है। अगर नहीं है तो साइकोथेरेपी देंगे। अगर नो रिस्पॉन्स है तब एंटी डिप्रेशन देखेंगे। अगर है तो एंटी डिप्रेशन देखेंगे और देखेंगे कि बेनिफिशियल है कि नहीं है। अब साइकोटिक सिम्टम है तो फिर उसको एंटी साइकोटिक से हम ट्रीट करेंगे। तो फर्स्ट ही ट्राइमेस्टर में हम इसका ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं ट्रीटमेंट किसका किसका होगा। एंटी डिप्रेशन पे हम क्या क्या दे सकते हैं। SSRI देंगे, जिसमें क्या क्या है, तो सिटालोप्रेम, फुलोजेटाइन,
पारोजिटाइन, सर्त्रालीन। ठीक है, इसमें आपको मेनली डिफेक्ट, हार्ट डिफेक्ट, नियोनेटल विड्रॉल सिंड्रोम ये सब देखने को मिलेगा। ठीक है, अदर में क्या है, तबुपोरोपायोन, दुलोक्जितिन। ट्राइसाइक्लिक मेनली नहीं यूज किया जाता है, नॉट कॉमनली यूज करेंटली, नो एविडेंस ऑफ तेराटोजिनेसिटी का नहीं होने के कारण भी इसको मेनली यूज नहीं किया जाता है। एंटी डिप्रेशन पे 2 ड्रग होता है, टिपिकल और एटिपिकल। ठीक है, बाइपोलर में हम लिथियम यूज करते हैं, किसके लिए, तो मैनिक एपिसोड के लिए। तेराटोजोन होगा, इसके कारण हार्ट डिफेक्ट होगा। इब्सेन एनोमेलीज होगी अगर हम इसको 12 वीक के बाद लेंगे तभी, इसलिए इसको फर्स्ट वीक में ही लिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, ट्रीटमेंट हो गया। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर कौन सा होता है, तो मूड डिसऑर्डर और एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। डिप्रेशन में मेजर कौन सा होता है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, डिस्थाइमिया जिसको क्रोनिक डिप्रेशन कहते हैं, या बाइपोलर डिसऑर्डर। डिप्रेशन का रिस्क फैक्टर क्या है, तो स्ट्रेसफुल लाइफ, रिसेंट डेथ हो गया आपका लव वन का, फैमिली हिस्ट्री, एब्यूज हिस्ट्री, ट्रॉमेटिक इवेंट में एक्सपोजर हो जाना, अपना का जो सेक्स पार्टनर है उसका वायलेंस होना, क्रोनिक मेडिकल कंडीशन, अल्कोहल ड्रग एब्यूज और प्रायर एपिसोड ऑफ डिप्रेशन। मेजर डिप्रेशन में आप क्या देख सकते हैं, तो डिप्रेस मूड रहेगा। ठीक है, स्लीप डिसऑर्डर होगा, उसको ये सेक्स करते समय फीलिंग, प्लेजर वाला फीलिंग नहीं होगा, गिल्ट होगा। ठीक है, और एनर्जी कम रहेंगे, कंसंट्रेशन कम रहेगा, एपेटाइट होगा, साइकोमोटर डिसऑर्डर या सुसाइड वाली फीलिंग आएगी। डिस्थेमिया क्या होता है, अगर डिप्रेशन मूड मोर देन क्या हो जाए 2 ईयर्स हो जाए तब। प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर सिम्टम लिस्टेड अंडर द मेजर डिप्रेशन, और उसको कभी भी कोई मानिया या हाइपोमानिया नहीं आया हो। ठीक है, बाइपोलर डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या हो जाएगा, तो इसमें मेनली मेजर डिप्रेशन होगा, हिस्ट्री ऑफ मानिया होगा और हाइपोमानिया होगा। ठीक है, सिम्टम ऑफ मानिया, मानिया का सिम्टम क्या होता है, मानिया में क्या होगा, तो वो उनको अपने आप पे ज़्यादा विश्वास नहीं होगा, वो कम समय सोएंगे, ज़्यादा ताल करेंगे, उसके बाद अपने आइडियाज़ पे फाइट करेंगे, इरिटेबल होंगे, उनमें एनर्जी ज़्यादा होगा। हाइपोमानिया मतलब कि सिम्टम जो है वो मिनिमम 4 दिन तक रहेगा, उसके बाद ये लेस सीवियर सिम्टम है, इसमें फंक्शन में चेंजेस देखेंगे, कोई भी साइकोसिस नहीं होगा। इसका स्क्रीनिंग कैसे करेंगे, तो वही पेशेंट हेल्थ क्वेश्चनरीज, पेशेंट हेल्थ क्वेश्चनरी 2, पेशेंट हेल्थ क्वेश्चनरीज 9, बेक डिप्रेशन इन्वेंट्री, सेंटर फॉर एपिडेमियोलॉजी स्टडी डिप्रेशन स्केल के द्वारा। ठीक है, ट्रीटमेंट कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, काउंसलिंग, फेथ बेस्ड थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, साइकोट्रोपिक मेडिकेशंस, योगा एंड एक्वापंचर। फार्माकोथेरेपी में SSRI, NDRI, SNRI देंगे, जो देंगे उसमें है फ्लूजेंटाइन 10 to 20 mg, सर्ट्रालाइन 50 mg, इस सिटेलोप्राम 10 mg, बुप्रोपायोन 200 mg, वेराफाजिन 37.5 mg। तेराटोजोनिसिटी किस में देखा गया है, तो पैरोजेटाइन में सीवियस मेलफॉर्मेशन होता है, परसिस्टेंट परमोली हाइपरटेंशन, और क्या देखा गया है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। SSRI में वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक लेसन, प्री टर्म बर्थ, लो बर्थ वेट और RDS देखा गया है। ठीक है, अब आते हैं माइनिया में। माइनिया में क्या देखा गया, ये एंटीसाइकोटिक है, मेनली इसमें लिथियम के कारण लिथियम दिया जाता है। लिथियम के कारण क्या होता है, सीवियस डिफेक्ट, नियोनेटल साइनोसिस, लिथार्जी, तो ये कंट्राडिक्टेड होता है फर्स्ट 3 मंथ के लिए। बेंजोडाइजिपाम के कारण ओरल डिफेक्ट, ये याद करना बहुत ज़रूरी है कि किस ड्रग के कारण क्या क्या होता है। ठीक है, तो मेनली जो सबसे सेफेस्ट होता है वो होता है ECT। ठीक है, जो हमारा
माजीपाइन है और वेलप्रोएट है। इसके कारण न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। बेंजोडाइजीपाइन इसके कारण ओरल डिफेक्ट होता है। और लिथियम के कारण तो बता ही दिया, ठीक है। फोवियाज में क्या होता है, तो इसमें मेनली कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी किया जाता है, हाइप्नोथेरेपी किया जाता है, एंटी डिप्रेशन दिया जाता है, बीटा ब्लॉकर और बेंजोडाइजीपाइन दिया जाता है। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, अगर एक्सेसिव और कंट्रोल एंजाइटी हो जाए जो मेनली रेस्टलेसनेस को बढ़ा दे, मसल टेंशन को बढ़ा दे, डिफ़िकल्टी विथ कंसंट्रेशन को बढ़ा दे, स्लीप में डिस्टर्बेंस हो, फैटिग हो, इरिटेबिलिटी, मतलब कि अनकंट्रोलेबल एंजाइटी के साथ साथ इन तीनों में इतने में तीन कोई और इवेंट मिल गया तो उसमें हम कहेंगे कि जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है। ट्रीटमेंट तो एंटी डिप्रेशन देंगे। पैनिक अटैक, इसमें क्या होगा, एकाएक इंसान क्या होगा, एकाएक डरने लगेगा, ठीक है। सिम्टम स्वेटिंग, शेकिंग, नोसिया, एब्डोमिनल पेन, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, डिजीनेस, लाइट हेडनेस, हल्का हल्का फील करेगा, वो एक जगह पे खड़ा नहीं हो पाएगा, उसको चक्कर आने लगेंगे, उसको मरने जैसा ऐसा फीलिंग आएगा, पैरेस्थेसिया, नमनेस वाली फीलिंग आएगी। ट्रीटमेंट SSRI, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, मेडिकेशन, एंजाइटी, एंटी एंजाइटी ड्रग दिया जाता है। स्क्रीनिंग में हम गैदर स्क्रीनिंग टूल सेवन करते हैं। लेस देन 5 है तो माइल्ड, 5 से 10 है मॉडरेट, 10 से 15 है तो सीवियर। रिस्क फैक्टर, बर्डन ऑफ डिसेबिलिटी, प्रीमेच्योरिटी, अगर हम ये जो डिप्रेशन है इसको ट्रीट नहीं किए तो उसके बाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन, साइकोसिस, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। सब्सटेंस डिपेंडेंस में क्या होता है, जैसे कि कोकीन लेती है, कोकीन अफेक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, जिसके कारण वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा, जिसके कारण रेस्पिरेटरी रेट, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। वैसोकंस्ट्रिक्शन के कारण क्या होगा, तो जो प्लासेंटा सर्कुलेशन है वो कंप्रोमाइज होगा, प्रीमेच्योर प्लासेंटा सेपरेशन देखने को मिलेगा, प्रीटर्म लेबर होगा या फीटल डेथ भी हो सकता है। इन्फेंट बॉर्न जो होते हैं कोकीन डिपेंडेंट मदर पे, उनमें इंट्राक्रैनियल हैमरेज या विड्रॉल सिंड्रोम देखने को मिलता है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, यूरिन एनालिसिस से। ट्रीटमेंट काउंसलिंग करेंगे। एम्फीटामाइन हाई कंसंट्रेशन ऑफ अगर मैटरनल सर्कुलेशन में मिल गया तो न्यू बॉर्न में जीटीनेस और पुअर फीडिंग एट बर्थ और ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। अगर मैरिजुआना और हशीश लिए तो टैकीकार्डिया, उसके बाद ये ब्रेस्ट मिल्क से भी बाहर आएगा, उसके बाद ब्रेस्ट प्रोडक्शन कम हो जाएगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी हो जाएंगे। अगर फिनाइल साइक्लिडीन लिए तो ये प्लासेंटा को क्लॉज करता है और हेलुसिनेशन का हो सकता है। नारकोटिक एगोनिस्ट लिए तो यूफोबिया हो जाएगा, पोस्ट इंट्राक्रैनियल हैमरेज देखने को मिलेगा, विड्रॉल सिम्टम देखने को मिलेगा। इसका इफेक्ट क्या है, तो ये गेस्टेशनल एज को शॉर्ट कर देता है, फीटल डिस्ट्रेस, मेकोनियम एस्पिरेशन, विड्रॉल सिम्टम देखने को मिलता है। इनहेरेंट लेने से क्या होता है, कार्डिक इरेगुलरिटी, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, जिसके कारण फीटल में O2 सप्लाई लिमिटेड हो जाता है। अल्कोहल के कारण फीटल अल्कोहल सिंड्रोम और कंजेस्टिव चैलेंज देखने को मिलता है, ठीक है। पोस्टपार्टम साइकेट्रिक डिसऑर्डर में मेनली इंडोक्राइन के चेंजेस के कारण, बॉडी इमेज के चेंजेस के कारण, उसके बाद अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट के कारण, उसके बाद इंट्रासाइकोजेनिक रिकॉग्नाइजेशन के कारण, बायोलॉजिकल फैक्टर में जेनेटिक फैक्टर, इंडोक्राइन, बायोकेमिकल, स्लीप पैटर्न, साइकोलॉजिकल फैक्टर में साइकोडायनेमिक एक्सप्लेनेशन और पर्सनालिटी फैक्टर देखने को मिलता है। सोसाइटी एटीट्यूड, ये सब भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सोशल और इंटर पर्सनल फैक्टर, सोसाइटी एटीट्यूड, हस्बैंड सपोर्ट, लो सोशल क्लास, अनमैरिड स्टेटस, अर्ली सेक्सुअल और मार्शियल प्रॉब्लम, प्रीवियस एबॉर्शन, अनस्टेबल या अनसपोर्टिव हस्बैंड। टाइप कौन सा है, तो तीनों मैं पढ़ा चुकी हूँ, पोस्टपार्टम ब्लू, पोस्टपार्टम साइकोसिस, पोस्टपार्टम डिप्रेशन। पोस्टपार्टम ब्लू मेनली कब आएगा, तो चाइल्ड के बर्थ के 3 से 10 दिन के बाद मेनली ट्रांजिएंट स्टेट ऑफ
मेंटल इलनेस देखने को मिलेगा, जिसमें माँ रोएगी, मूड में चेंजेज होंगे, सैड फील करेगी, ओवरब्लेम फील करेगी, फ्रस्ट्रेशन होगा, निगेटिव फीलिंग होगी, हेल्पलेसनेस होगा, इंसोमिया होगा। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट, सेफ लिमिटिंग, उसके फियर को दूर करने का ट्राई करेंगे, रीएश्योर करेंगे और फैमिली सपोर्ट देंगे। पोस्टपार्टम डिप्रेशन, तो चाइल्ड बर्थ के 6 महीना के अंदर ये देखने को मिलता है। इसमें से 5 सिम्टम होना चाहिए 2 वीक के अंदर। मूड में डिप्रेशन, चेंज इन वेट, स्लीप डिसऑर्डर, साइकोमोटल एक्टिवेशन, फैटिग्यू, इनएप्रोप्रिएट फीलिंग ऑफ गिल्ट, इम्पेयर कंसंट्रेशन, रिकरेंट सुसाइडल थॉट। स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर में क्या है? एंजाइटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डिप्रेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लो लेवल ऑफ सोशल सपोर्ट, सिंगल मार्टियर स्टेटस, हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन, पोस्टमार्टम डिप्रेशन। ठीक है। अब स्क्रीनिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो वही ईडेनबर्ग पोस्टनेटल डिप्रेशन स्केल 12 से ज़्यादा हुआ, इसका मतलब कि उसको ये रिफ़र करने की ज़रूरत है मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट के पास। 10 से 12 हुआ तो इसका मतलब प्रेजेंस ऑफ सिम्टम है, जो रिपीट टेस्ट करने कहेंगे 1 से 2 वीक में, और उसको रिफ़र करने के लिए कहेंगे। 0 से 9 हुआ तो अभी सिम्टम परसिस्ट करेगा मोर देन 1-2 वीक, और उसके बाद फिर से इवालुएशन करेंगे। ट्रीटमेंट साइकोथेरेपी, फार्माकोथेरेपी, SSRI फर्स्ट लाइन होता है। उसमें भी कौन सा? तो फ्लूजेटीन, कौन सा? फ्लूओजेटाइन, नहीं तो फिर सिटालोप्राम। ये क्या होता है? मेनली सेफ होता है इवन ब्रेस्ट फीडिंग के समय में भी। पोस्टपार्टम साइकोसिस, इसमें क्या होता है? ये जो डेवलप होता है विद इन 1 मंथ आफ्टर डिलीवरी के 1 मंथ के अंदर। ठीक है। एक तो 3 से 10 दिन के बाद, एक 6 महीना के अंदर, और एक 1 महीना के अंदर। रिस्क फैक्टर प्राइमरी है। उसके बाद पहले से साइकेट्रिक डिसऑर्डर है। सिम्टम कुछ ऐसे हेलुसिनेशन होगा, ऑडिटरी हेलुसिनेशन, कुछ सुनाई दे रहा है, डिल्यूशन होगा, डिसओरिएंटेशन होगा, स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगा एंगर का। उसके बाद ऑब्सेसिव रिएक्शन होगा, यूनिपोलर या बाइपोलर डिसऑर्डर होगा। तो इसमें हम लिथियम देंगे, ECT देंगे। ठीक है। सपोर्ट और गाइडेंस करेंगे। री इंट्रोड्यूस मदर और बेबी एज सुन एज पॉसिबल, हॉस्पिटलाइजेशन या सपोर्टिव साइकोथेरेपी। अब आप सोच रहे होंगे ECT क्या है? तो ECT का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। ये एक फॉर्म का डिप्रेशन ट्रीटमेंट है जो मेनली प्रेगनेंसी के टाइम में दिया जाता है, जिसको मेजर मूड डिसऑर्डर होया हुआ है और वो अनरिस्पॉन्सिव होते हैं फार्माकोथेरेपी का, तब मेनली ये किया जाता है। इस पर प्रॉपर प्रिपरेशन किया जाता है, जिसमें माँ और बच्चे के दोनों के रिस्क को बचाया जा सके। ठीक है। रिस्क फैक्टर को कम कर सके और उन्हें सही कर सके। जो ECT सिम्टम है ना, सेशन है ना, वो मेनली 2nd to 3rd ट्राइमेस्टर होता है। ठीक है। उसके बाद ये जो नॉर्मल चाइल्ड है उसमें कोई डेवलपमेंटल डिले ना हो अप टू 18 मंथ ऑफ एज। जो वुमेन ECT थेरेपी करती है उसमें उसे फास्टिंग करना पड़ता है एटलीस्ट 6 आवर के लिए। उसके बाद उसमें रैपिड एक्टिंग एंटासिड दिया जाता है प्रोसीजर स्टार्ट करने के पहले। उनका जो एयरवेज है ना, वो उसको प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि वो एस्पिरेशन के चांसेस को कम कर सके। एक वेज अप्लाई किया जाता है अंडर द राइट हिप टू प्रिवेंट सडन मैटरनल हाइपोटेंशन। क्योंकि ये राइट हिप में ही क्यों किया जाता है? क्योंकि वहाँ पर जो इंफीरियर वेना कावा होता है उसमें डिप्रेशन से बचा सकें। ठीक है। उसके बाद और भी अदर स्टेप किए जाते हैं, जैसे कि सर्वाइकल असेसमेंट, नॉन इसेंशियल एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशन का डिसकंटिन्यू करना, फीटल हेल्थ रेट और यूट्राइन का मॉनिटरिंग करना, इंट्रावेनस हाइड्रेशन करना। इस प्रोसीजर में एक्सेसिव हाइपरवेंटिलेशन अवॉइड होता है। मोस्ट केसेस में मैटरनल और फीटल हेल्थ रेट और मैटरनल ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सेचुरेशन रिमेन नॉर्मल होता है पूरे प्रोसीजर के अनुसार के दौरान। ठीक है। बाइपोलर डिसऑर्डर, इसमें स्ट्रॉन्ग जेनेटिक कंपोनेंट होता है, मेनली 16 और 8। रिस्क क्या है? तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस 40 to 70%। और कौन सा है? फर्स्ट डिग्री रिलेटिव।
इसमें जो पीरियड ऑफ डिप्रेशन होता है ना, वो एटलीस्ट लास्ट करता है 2 वीक के लिए, ठीक है। और इसमें क्या हो देखेंगे तो टिपिकल थेरेपी करेंगे बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए, जिसमें मूड स्टेबलाइजर जैसे कि लिथियम वेलप्रोइक एसिड, कार्बामाजिपाइन और एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन होते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट करेंगे बाइपोलर डिसऑर्डर और प्रेगनेंसी का। ट्रीटमेंट और भी क्या करेंगे तो इसमें ये देखेंगे, क्योंकि लिथियम लिंक होता है इब्स्टेन एनोमेली एक्सपोज इन्फेंट में, तो वो भी देखेंगे कि वो भी ना हो। उसके बाद हम फीटल इकोकार्डियोग्राफी करते रहेंगे, क्योंकि ये सब के कारण क्या होता है, ये कार्डियोवैस्कुलर डिफेक्ट भी देखने को मिलता है, ठीक है। पोस्टपार्टम साइकोसिस ऑलरेडी बता दिए हैं। इसमें जो मैनिक डिसऑर्डर होगा उसमें बहुत फीलिंग एक्साइटेड होगा, हाई नॉट नीडिंग स्लीप होंगे, मतलब कि अनेबल टू स्लीप,